हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिवेश वासमानी। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 28, जिसमें हम पढ़ेंगे सूर्य एम्पायर के कंट्रीब्यूशन के बारे में। उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। पर्टिकुलरली जब हम कंट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे तो हम डिस्कशन करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या कंट्रीब्यूशन दिया था उन्होंने, करेंसी रिफॉर्म किस तरह से हुआ था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस तरह से वो कर रहे थे, आर्मी किस तरह से मेंटेन कर रहे थे, जस्टिस, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड रिलीजियस अफेयर्स किस तरह की हुई थी उनकी, और जो जिसको आगे भी लेकर अकबर भी उसको कंटिन्यू किए। उनकी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कुछ रिलीजियस अफेयर हो गया, बहुत सारी चीज़ों को भी अकबर ने भी फॉलो किया था कुछ देर तक के लिए। तो ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेरशाह की जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो रही उनकी राजनीति के दौरान, ही री एस्टेब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने री एस्टेब्लिश किया। जो भी ऑलरेडी चली आ रही थी उसको थोड़ा उन्होंने एस्टेब्लिश किया। अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रिच एम्पायर, जितने सारे एरिया में उन्होंने राजनीति करना शुरू किया, एक्सपैंड किया। हर एक एरिया में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश कर रहे थे। ही डेल्ट स्टर्नली विथ रोबर्स एंड डाकुएट्स, जो डाकू वगैरह चल रहे थे, जो चोरी चोरी डकैती हो रही थी, उसके एगनेस्ट उन्होंने बहुत ही कड़ी चोरी डकैती जो हो रही थी उसके एगनेस्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग उन्होंने लिया था कार्रवाई। और जमींदार जो जिन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे करने के लिए रिफ्यूज़ कर रहे थे या फिर उनकी ऑर्डर डिसओबे कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके एगनेस्ट में भी उन्होंने बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे थे। और उनके टाइम पे जो एक हिस्टोरियन जो उनके जो हिस्टोरियन थे, उनके नाम था अब्बास खान सरवानी, जो कि शेर शाह के बारे में हर एक डिटेल्स उन्होंने लिखा हुआ था अपने लिटरेचर में, अपने जो जर्नल्स वगैरह में। द तारीख ई शेर शाही, जिसमें जिसमें शेर शाह की पर्टिकुलरली हिस्ट्री लिखा हुआ है। ये उनकी जो जर्नल्स थी ऑथर्ड बाय अब्बास खान सरवानी। उनके टाइम पे ये जो थे हिस्टोरियन, ये सब कुछ उनके बारे में लिखे हुए थे। उनकी किस तरह से वो एक्सपेंड कर रहे थे अपने राज्य मतलब अपने स्टेट्स को, और किस तरह से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जस्टिस थी, किस तरह की वो राजनीति कर रहे थे, अपने सोसाइटी को, अपने राज्य को मेंटेन कर रहे थे, वो सब चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। ट्रेड एंड कॉमर्स में आप देख सकते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड और कम्युनिकेशन नेटवर्क किस तरह से उन्होंने बनवाया था। एक रोड था जिसका नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड। ये मे बी एमसीक्यू में आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखनी है। देखिए, ये जो रोड है उन्होंने इंडस रिवर से लेकर, ठीक है, यहाँ से बंगाल तक एक बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत बड़ी रोड उन्होंने बनवाई थी, ताकि ट्रेड और कॉमर्स बहुत अच्छी तरह से एक्सपांड हो सके और कम्युनिकेशन, हर एक तरीके से कम्युनिकेशन लोगों के अंदर बनी रहे। इसके लिए उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को रिस्टोरेशन भी किया। जो रिस्टोर द ओल्ड इम्पेरियल रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था, उसको उन्होंने रिस्टोर किया, जो कि इंडस रिवर से लेकर यहाँ पे देखिए काबुल तक भी जाता है। इंडस रिवर से लेकर वेस्टर्न में सोनार गांव इन बंगाल में जो सोनार गांव एरिया है वहाँ तक ये फैला हुआ था। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। फिर सेकेंड ट्रेड कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने ये कहा था कि आगरा से लेकर गुजरात तक उन्होंने कनेक्शन बनवाने की कोशिश की थी। चारों तरफ एक बहुत ही अच्छी तरीके से नेटवर्क उन्होंने बनवाया था। ये उन्होंने आगरा से लेकर जोधपुर तक, ठीक है, आगरा से जोधपुर हो गया, यहाँ पे राजस्थान वगैरह हुआ गया, वहाँ तक एंड चित्तौड़ तक एक लिंकिंग रोड विद द गुजरात सी पोर्ट, जो कि गुजरात सी पोर्ट तक, ठीक है, आगरा से लेकर यहाँ पे गुजरात सी पोर्ट तक उन्होंने एक रोड बनवाया था, जिस रोड में उनको बहुत कम्युनिकेशन फ़ायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सी पोर्ट था, गुजरात सी पोर्ट, जो कि अरेबियन सी से लेकर उनकी बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही थी, उस ट्रेडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पाने के लिए, उससे बेनिफिट होने के लिए उन्होंने इस तरह की रोड कम्युनिकेशन बनाया था। फिर लाहौर टू मुल्तान रोड, ठीक है, एक थर्ड रोड उन्होंने बनवाया था, जो कि लाहौर से लेकर मुल्तान तक, ठीक है, पंजाब में होता है, वहाँ ने, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कारावान्स गोइंग टू वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, जो कि जा रहे थे वेस्टर्न में ट्रेड एंड कम्युनिकेशन करने के लिए, ट्रेडिंग पर्पज के लिए पर्टिकुलरली जाते थे, उनके लिए वो एक थर्ड रोड भी बनवाया था लाहौर टू मुल्तान।
और डिफरेंट प्लेसेस में उन्होंने एक रेस्टिंग प्लेसेस बनवाए थे। एक हाउस की तरह होती है जहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते हैं, कारावांस जो कि जाते हैं, मतलब बहुत दूर ट्रैवल करते हैं ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, तो उनके कुछ रेस्टिंग प्लेसेस उन्होंने जगह-जगह पे बनवाए थे, जो कि 8 किलोमीटर डिफरेंस में एक रेस्टिंग प्लेसेस होते हैं। और ये जो प्लेसेस है फ्यूचर में जाकर धीरे-धीरे वो बहुत ही डेवलप हुआ और डिफरेंट पर्पजेस के लिए भी यूज़ हुआ। ठीक है? तो ट्रेड कम्युनिकेशन में उन्होंने बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन दिया सराइज़ के लिए। ठीक है? सराइज़ जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि एक रेस्टिंग प्लेसेस वो बनवा रहे थे, जहाँ पे जो ट्रैवलर्स वगैरह जाते थे ट्रेड करने के लिए, वहाँ पे वो रेस्ट कर सकें। और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़े हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अकोमोडेशन ऑफ द ट्रैवल्स, किस तरह की अकोमोडेशन हो रही थी वहाँ पे वो सराइज़ में। सेपरेट लॉजिंग फॉर हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स इन दी सराइज़, जो सराइज़ होती थी वहाँ पे डिफरेंट रेस्टिंग प्लेसेस होती थी डिफरेंट रिलीजन के लिए। हिंदू के लिए अलग जगह होती थी और मुस्लिम्स के लिए अलग जगह होती थी। ब्राह्मणस जो थे वो उनको ब्राह्मण को अपॉइंटमेंट किया जाता था कि वो जो ट्रैवलर होते थे पर्टिकुलरली हिंदू रिलीजन की, उनकी बेड, फूड ये सब प्रोवाइड करने के लिए ट्रैवलर को, हिंदू ट्रैवलर को पर्टिकुलरली, और उनके जो हॉर्सेस वगैरह बुलाते थे साथ में, उनके लिए ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए भी ब्राह्मण को अपॉइंटमेंट किया जाता था। इफोर्ट्स वेर मेड टू सेटल विलेज अराउंड द सराइज, जो सराइज होती थी, जो रेस्टिंग प्लेस, इसके चारों तरफ विलेज सेटल करने के भी उनके एफर्ट्स चालू रह रहे थे कि ताकि विलेज वगैरह हो तो लोगों के बीच में एक डर बनी रहे, चोरी डकैती वगैरह ये सब लूट-पाट नहीं हो। ठीक है? जो लोगों के निगरानी में सब कुछ हो, इसी वजह से विलेज वगैरह भी उनके चारों तरफ बनवाने की कोशिश जारी रही थी। सेकंड हो गया सिक्योरिटी किस तरह से होती थी सराइज़ के लिए, क्योंकि देखिए जो ट्रेड के लिए जो लोग जाएँगे वो साथ में डेफ़िनेटली उनके कुछ सामान लेके जाएँगे या फिर पैसा वगैरह, कॉइन्स वगैरह वो लेके जाएँगे, तो इसकी एक होती थी, मतलब डर होती थी कहीं न कहीं चोरी डकैती ना हो। तो उसकी सिक्योरिटी मेजर्स के लिए हर एक सराय में सेवरल वॉचमैन होते थे अंडर द कंट्रोल ऑफ साहना। ठीक है? जिनको कस्टोडियन बोला जाता था। कस्टोडियन के रिचार्ज में 2-4 वॉचमैन, सेवरल वॉचमैन्स होते थे सराइज़ में। और देखिए लगभग शेर शाह ने अपने राजत्व के टाइम 1700 सराइज़ बनवाए थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, और उसमें आज भी कुछ एग्जिस्टिंग कंडीशन में है। ठीक है? ये एक बहुत बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। फिर थर्ड चीज़ है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक में क्या इम्पैक्ट डाला ये देखेंगे हम। हिज रोड्स एंड सराइज को बोला जाता था द आर्टरीज ऑफ द एम्पायर। देखिए ये हो गया एम्पायर, और जो डिफरेंट जगह में वो रोड बनवाए थे अपने एम्पायर के चारों तरफ फैलाकर, ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छी तरीके से हो सके, इसको बोला। और बीच बीच में सराइज़ का बिल्ड करना हर एक रोड में, ये कहीं ना कहीं एक आर्टरीज की तरह काम करती थी अपने एम्पायर में। जैसे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आर्टरीज होती थी, डिफरेंट एरिया में जाकर ब्लड सर्कुलेशन करती है, उस तरह की सराइज़ भी उस तरह की काम करती है। ठीक है? दे हेल्प्ड क्विकनिंग ट्रेड एंड कॉमर्स इन द कंट्री। ये धीरे-धीरे रेस्टिंग प्लेस होगा तो लोगों की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ठीक है? लोग थोड़ी देर रेस्ट करके वहाँ पे अपने एनर्जी को अक्यूमुलेट करके फिर जाएँगे नेक्स्ट ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये कहीं न कहीं ये ट्रेड एंड कॉमर्स को क्विकन कर रहा था। मेनी सराइज़ डेवलप्ड इंटू मार्केट टाउन्स, धीरे-धीरे क्या हुआ इस सराइज़ में टाउन्स बनने लगे ये सारी चीज़ें। आस-पास के एरिया में विलेज बन गए, धीरे-धीरे कोई-कोई विलेज टाउन में कन्वर्ट हो गई, जिसको कास्बास कहा जाता था। जहाँ पे पिजेंट्स डिफरेंट एरिया से आकर अपने प्रोड्यूस को वहाँ पे सेल करते थे। ठीक है? इस तरह की इकोनॉमिक में भी ये बहुत बड़ी उसकी कंट्रीब्यूशन रहता था। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क, किस तरह की कम्युनिकेशन होता था। दे वर ऑल्सो यूज्ड एज स्टेजेस फॉर न्यू सर्विसेज, मतलब डाक चौकी के नाम पे एक सर्विस होता था, वहाँ पे ये सारी सर्विसेज भी कहीं ना कहीं दिया जाता था। बाय मीन्स ऑफ दिस शेर शाह क्या करते थे, अपने एरिया के बारे में, अपने ट्रेड कॉमर्स के बारे में, अपने हर एक सर्विसेज जो वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में वेल डेवलप्ड रहते थे, मतलब वेल इन्फॉर्म्ड रहते थे। ठीक है? अगर हम बात करें कस्टम्स एंड ट्रेड रेगुलेशंस किस तरह से होते थे, अब हम पढ़े अभी तक कि ट्रेड किस तरह से चल रहा था और ट्रेड को एनहांस करने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिया था। अब हम देखेंगे कस्टम ड्यूटी और ट्रेड को रेगुलेशन वो किस तरह से कर रहे थे। तो कस्टम जो ड्यूटी था गुड़ की,
कस्टम ड्यूटी वो दो जगह पे कलेक्शन किया जा रहा था। एक जगह ये था कि goods produced in Bengal or imported from outside paid custom duty at the border of Bengal and Bihar at सिकरी गली। ठीक है, बिहार और बंगाल बॉर्डर में एक सिकरी गली नाम की एरिया है जहाँ पे जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते थे बंगाल में या फिर बाहर से इंपोर्ट होते थे वहाँ पे वो कस्टम ड्यूटी देते थे। और दूसरा जो कस्टम ड्यूटी होता था वो होता था गुड्स कमिंग फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, जो हमारा ये पार्ट हो गया इंडिया, ये पर्टिकुलरली बंगाल बिहार के एरिया में एक कस्टम ड्यूटी होता था जो इस तरफ की मतलब ईस्ट से इंपोर्ट होके चीज आता था या फिर यहाँ पे प्रोड्यूस होता था। और सेकेंड वेस्टर्न में एक कस्टम ड्यूटी होता था जहाँ पे यहाँ पे वेस्टर्न एशिया में हो गया या फिर सेंट्रल एशिया में जहाँ पे वेस्टर्न से प्रोड्यूस होके गुड्स आता था या फिर इंपोर्ट होता था वहाँ पे वो कस्टम ड्यूटी देते थे आज इंडस रिवर के आसपास। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती थी। एक मिनट थोड़ा मैं इराज कर दूँ इसको। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। बहुत ही सिंपल पॉइंट में और बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको समझाया है। बहुत सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह लिखा है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपको दूसरे कहीं रिसोर्स ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो लगभग सब कुछ पॉइंट यहाँ पे आपकी कवर हो जाएगी। तो फिर हम देखेंगे रेस्ट्रिक्शन कस्टम कलेक्शन में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लग रहे थे। नो वन वाज अलाउड टू लेवी कस्टम एट रोड्स, फेरीज और टाउन्स। मतलब ये दोनों प्लेसेस को छोड़ के और कोई भी जगह नहीं होती थी जहाँ पे आप लोगों से कस्टम ड्यूटी कलेक्ट कर सकते हो इलीगली या करप्शन करके। ड्यूटी वॉज पेड सेकेंड टाइम एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। अगर कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है या फिर इंपोर्ट हो रही है वहाँ पे तो कस्टम ड्यूटी लगते ही लगते थे, लेकिन अगर आप सेल भी करोगे गुड को उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी लग रहा था। बाकी कोई भी जगह पे आपको कस्टम ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई दे रहा था या फिर इलीगली ले रहे थे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही थी। फिर इंपोर्टेंट हाईवेज कहाँ कहाँ पे बनवाया था उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए 4 जगह पे इंपोर्टेंट हाईवेज बनाया था, जो एक सोनार गांव से लेकर सिंध तक, पंजाब तक, बंगाल से पंजाब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे थी। फिर आगरा से लेकर बुरहानपुर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईवे थी। फिर जोधपुर से लेकर चित्तौड़ तक और लाहौर टू लेके मुल्तान तक, ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट हाईवेज थी सूर एम्पायर की। ठीक है, मर्चेंट प्रोटेक्शन के लिए उनके पास क्या मतलब क्या चीज़ें वो कर रहे थे मर्चेंट प्रोटेक्शन के लिए। उन्होंने अपने गवर्नर्स को और जितने सारे अमील्स होते थे जिन्होंने मर्चेंट को रेगुलेट करते थे, डायरेक्टेड हिज गवर्नर्स एंड अमील्स टू ट्रीट मर्चेंट्स एंड ट्रैवलर्स वेल इन एवरी वे। उनके जितने सारे गवर्नर्स होते थे डिफरेंट एरिया में और अमील्स होते थे उनको उन्होंने मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब डायरेक्शन दिया था कि जितने सारे हमारे ट्रैवलर्स हैं और मर्चेंट्स वगैरह है उनको अच्छी तरीके से पेश आ जाए, किसी के साथ बुरे बर्ताव ना हो। फिर मेड लोकल विलेज हेडमैन जिनको बोला जाता था मुकद्दम्स, जो लोकल विलेज के हेडमैन होते थे या फिर जमींदार्स होते थे, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा जाता था कि कोई भी मर्चेंट अगर रोड में उनका कुछ भी लॉस होता है, चोरी डकैती वगैरह होती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए विलेज हेडमैन जिसको मुकद्दम कहा जाता था या फिर जमींदार, ये दोनों को जिम्मेदार ठहरा जाता था। मुकद्दम और जमींदार को भी बहुत ही पनिशमेंट मिल रही थी, कड़ी कार्रवाई मिल रही थी अगर उनके एरिया की रोड में चोरी डकैती वगैरह चीज होती थी। और सेम लॉज भी अप्लाई होती थी अगर रोड में किसी की मर्डर भी होता था। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ मेंटेन हो रहा था। फिर हम देखेंगे करेंसी रिफॉर्म किस तरह से उन्होंने कर रखा था। उन्होंने 3 तरह की कॉइन्स को स्टॉक किया था, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड कपर। कपर को पर्टिकुलरली दाम कहा जाता था। ये सब यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड में हो रहा था। एक ही तरह की उन्होंने तीन प्रकार की कॉइन, मतलब एक ही साइज की 3 प्रकार की कॉइन उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, लॉन्च किया था। सिल्वर रुपीज़ को रुपया बोला जाता था, जो कि बहुत दिनों तक उनके बाद भी ये स्टैंडर्ड कॉइन बनी रहे, उनके डेथ के बाद भी ये स्टैंडर्ड कॉइन के हिसाब से माना जाता था। और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड वेट्स, मेजर्स ये सब फिक्स किया था ऑल ऑफ द एम्पायर ट्रेड कॉमर्स पर्पजेस के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड वेट एंड फिक्स मेजर्स ये सब ने भी उन्होंने फिक्स करके रखा हुआ था। अब देखेंगे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस तरह की थी। देखिए उनकी जो एरिया थी
वो डिफरेंट, जैसे कि हमारी 3 टायर स्ट्रक्चर है, विलेज वगैरह हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गया, फिर स्टेट वगैरह हो गया, उनकी भी डिफरेंट तरह की टायर होती थी। जैसे कि फर्स्ट विलेज लेवल, ठीक है, नंबर ऑफ विलेजेस, जितने सारे विलेजेस होते थे, नंबर ऑफ विलेजेस को मिलाकर जो बनता था उसको बोला जाता था प्रागण, ठीक है, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। जो सिकदार थे वो प्रागण के चार्ज में थे, उन्होंने लॉ, ऑर्डर और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज में होते थे, ये सारी चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। मुंसिफ और अमील और दीवान आई विचारत, ये जो थे वो लैंड रेवेन्यू एंड फाइनेंस के मैटर, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे और फाइनेंस के मैटर वो सब देख रहे थे विलेज लेवल में। अकाउंट्स वर मेंटेन्ड इन पर्सियन एंड लोकल लैंग्वेज, जिसको हिंदावी भी बोला जाता था, ठीक है। ये होता था विलेज लेवल में। हमारे विलेज के कुछ विलेज को मिलाकर हमारे जैसे ब्लॉक कहा जाता है, उस तरह से उनकी कुछ विलेज को मिलाकर प्रागण बोला जाता था। फिर सरकार किसको बोला जाता था? कुछ प्रागन्स को मिलाकर ये हो गया प्रागण। डिफरेंट कुछ प्रागन्स को मिलाकर जो बनता था उसको बोला जाता था सरकार या फिर सिख, ठीक है। देखिए, विलेजेस जो प्रागण होता था, प्रागण के चार्ज में होते थे सिखदार, ठीक है। लेकिन सिख जो डिफरेंट प्रागण को मिलाकर बोला जाता था सरकार या फिर सिख, उनके जो एम्पायर होती थी 47 सरकार में डिवाइडेड होती थी। एक एम्पायर 47 सरकार में डिवाइडेड थी। सिकदार आई सिकदारन और फौजदार और मुंसिफ आई मुंसिफन, ये जो होते थे सिख या फिर सरकार के चार्ज में ये होते थे, ठीक है। ईच सरकार वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्रागनस, देखिए प्रागण को मिलाकर सरकार हो गया, तो ईच सरकार कुछ सेवरल प्रागण में डिवाइडेड होती थी, ठीक है। सिकदार जिसको बोला जाता था मिलिट्री ऑफिसर, अमीन जो कि लैंड रेवेन्यू चार्ज में होते थे, फतेदार जो कि ट्रेजर के चार्ज में होते थे, और कारकुन्स जो कि अकाउंटेंट्स होते थे। ये सब प्रागण में ईच एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस में होते थे। इसको आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। फिर कुछ सरकार को मिलाकर 2, 4, 5 सरकार को मिलाकर जो होता था उसको बोला जाता था प्रोविंस, ठीक है। तो प्रोविंशियल लेवल में नंबर ऑफ सरकार को मिलाकर प्रोविंसेस हो गया। प्रोविंसेस गवर्नर वेर ऑल पावरफुल, जितने सारे एक एक उनकी जो एम्पायर होती थी, एम्पायर डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइडेड हो गया। ईच प्रोविंसेस डिफरेंट सरकार में डिवाइडेड हो गया। फिर ईच सरकार डिफरेंट प्रागण में डिवाइडेड हो गया। फिर ईच प्रागण डिफरेंट विलेजेस में डिवाइडेड हो गया। ये समझ पे आ गया आपको उनके जो टायर सिस्टम है। और हर एक प्रोविंसेस में जो भी गवर्नमेंट थे, गवर्नर थे, वो सब पावरफुल थे। कुछ एरिया जैसे कि बंगाल एरिया में रियल पावर दिया गया था, उनकी जो ट्राइबल चिफ्स वगैरह होते थे, बहुत सारे एरिया तो आज भी हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, जो एरिया ट्राइबल के एरिया में होती थी, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, ठीक है, वो वहाँ पे और उड़ीसा के कुछ एरिया, महाराष्ट्र, बहुत सारे एरिया है जहाँ पे ट्राइबल्स लोग आज भी रहते थे। लेकिन तभी बहुत सारे ट्राइबल्स लोग रहते थे और उनके जो चीफ्स वगैरह होते थे उनके हाथ में भी पावर कभी कभी दिया जाता था, ठीक है। और सेंट्रल एडमिशन की क्या बात है? अगर सेंट्रल एडमिशन की बात हम करें तो किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होती थी? कंटिन्यूड सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप ड्यूरिंग सुल्तानेट पीरियड, मतलब सेंट्रल मशीनरी मतलब सब कुछ जो अल्टीमेट पावर होती थी वो जो रूलर होते थे उनके हाथों में होते थे। जितने सारे प्रोविंसेस के गवर्नर होते थे वो अल्टीमेटली उनको रिपोर्ट करते थे रूलर को, ठीक है। दीवान आई रसालत जो कि फॉरेन मिनिस्टर जिनको बोला जाता था, दीवान आई इंसा जो कि कम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे, ठीक है। डोंट फेवर लिविंग टू मच अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ मिनिस्टर, शेर शाह को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो सब कुछ डिसीजन वगैरह है हर एक मिनिस्टर को वो दे दे और खुद कुछ ना समझे। ये उनकी बिल्कुल भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी, उनको पसंद नहीं था। वो खुद स्टेट की अफेयर में इन्वॉल्व होना चाहते थे और इंटरफेयर करना भी चाहते थे। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत किया था, अपने आप को डिवोट कर लिया था स्टेट की अफेयर के लिए काम करने के लिए। उन्होंने कंस्टेंटली लोगों की कंडीशन पूछने के लिए, जानने के लिए कभी कभी टूर वगैरह भी करते थे, जो आपने काफ़ी सारा सीरियल्स में या फिर मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि रात को निकल जाते हैं अपने बेस बदल कर, राजा
निकल जाते हैं पूछने के लिए लोगों की क्या हालत है, किस तरह की वो लोग रह रहे हैं, ठीक ठाक सब चल रहा है कि नहीं, वो उस तरह की भी काम कर रहे थे। उन्होंने एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन अपने अथॉरिटी में कर लिया था, अपने हैंड में ले लिया था, जिसके वजह से ये एक वीकनेस भी बन गई थी कभी कभी। ठीक है, कभी कभार ये वीकनेस की तरह भी उभर कर आ रही थी। तो अब हम देखेंगे उनकी लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस तरह की चल रही थी। उनकी जो मेजरमेंट थी, उन्होंने सोन लैंड, जो जिस जिस लैंड पे जितनी लैंड में चीज़ें क्रॉप सोन हो रही थी, क्रॉप उग रहा था, उसी लैंड की ही मेजरमेंट हो रही थी। बाकी जिसको क्या बोलते हैं, नॉन कल्टिवेटेड एरिया जो होती थी, अनकल्टिवेटेड एरिया, उस एरिया को मेजरमेंट नहीं किया जा रहा था। तो पहली बात तो ये है। क्रॉप रेट किस तरह से मेजर किया जा रहा था? क्रॉप रेट को बोला जा रहा था रे was drawn upon laying down the state's share of the different types of crops। डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट शेयर होती थी स्टेट में। मतलब देखिए, व्हीट की अलग तरह की प्रोडक्शन होती थी, राइस की अलग तरह की प्रोडक्शन, डिफरेंट क्रॉप की डिफरेंट प्रोडक्शन होती थी। तो उसकी प्रोडक्शन को लेकर तो डिफरेंट क्रॉप की रेट तय किया जाता था। स्टेट शेयर किस तरह की होती थी? पर्टिकुलरली 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना प्रोड्यूस होता था उससे 1/3, 3 भाग को वो 3 भाग किया जाता था। उस 3 भाग से 1 भाग को स्टेट के शेयर में डाला जाता था। पीजेंट्स वेर गिवन ऑप्शन ऑफ पेइंग कैश और काइंड। पीजेंट्स, जो भी पीजेंट्स होते थे जो क्रॉप उगाते थे, उनके पास ऑप्शन होती थी कि वो कैश के हिसाब से शेयर दे सकते हैं, या फिर मतलब इसको जो 1/3 प्रोड्यूस होता था उसको बेच के जो 1/3 कैश होती थी वो कैश को डिपॉजिट करते थे, या फिर काइंड मतलब मे भी हो सकता है कुछ सर्विस वगैरह वो देते थे, या फिर जो भी प्रोड्यूस होता था उसको भी देते थे। तो इस तरह की कुछ उनकी चीज़ें होती रहती थी। तो लैंड क्लासिफिकेशन किस तरह की होती थी? उनकी जो लैंड होते थे वो 3 तरह से क्लासिफाइड होती थी, जिसको बोला जाता था मतलब गुड, अच्छी लैंड, खराब लैंड और मिडलिंग लैंड। जो लैंड पे बहुत अच्छी नहीं है या फिर बहुत खराब भी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की होती थी? जो एरिया जिस एरिया पे कल्टीवेट होती थी, किस तरह की क्रॉप्स कल्टीवेटेड हो रही है, और कौन सी पीजेंट कितना अमाउंट पे करना होगा किसी को, और कितना अमाउंट पे किया है, वो सब रजिस्टर्ड होता था एक पेपर में, जिसको बोला जाता था पाटा। और एडिशनल सेस, और क्या होता था, ये जो पाटा होता था, इस पाटा को जितने पीजेंट्स होते थे जो भी प्रोवाइड करते थे कैश या फिर पेमेंट करते थे, वो सबको भी इन्फॉर्म किया जाता था इस बारे में कि देखिए, उनको भी अपने रजिस्टर के हिसाब से मतलब रजिस्टर उनके पास भी एक होता था, नॉलेज होता था इस बारे में। एडिशनल सेस क्या है कि कभी कभी क्या होता था, राज्य में जैसे आजकल हमारे नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, कभी फ्लडिंग हो जाती है, ज़्यादातर डिजास्टर हो जाती है, साइक्लोन हो जाती है, तो क्रॉप वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके वजह से कभी कभी इन्फ्लेशन भी हो जाता है। उस टाइम पे भी सेम चीज़ें होता था। तो इसी को फेस करने के लिए, इस चीज़ को स्ट्रेस आउट करने के लिए वो क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी कैलामिटीज़ के लिए एक्स्ट्रा कुछ प्रोड्यूस भी स्टोर करके रखते थे, जिसको सेस बोला जाता था। ये जो होता था 2.5 सीड्स पर बीघा वाज ऑल्सो लेविड, इसको भी चार्ज किया जाता था, जिसका मेजरमेंट है 2.5 सीड्स पर बीघा। उनका कुछ ये मेजरमेंट होगा, शायद मुझे पता नहीं है, पर इसी हिसाब से वो चार्ज करते थे और लेते थे भी। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू के बाद अब हम पढ़ेंगे मिलिट्री रिफॉर्म किस तरह की चल रही थी, और उसके बाद हम देखेंगे जस्टिस सिस्टम उनकी किस तरह से चल रहा था। मिलिट्री रिफॉर्म में हम देखेंगे उनका एक स्ट्रॉन्ग आर्मी सेटअप किया था उन्होंने। वो जो हमने पढ़ा था, हुमायूं जब मालवा कैंपेन में भी जीते तो तभी ये चांस लेके अपने आर्मी को स्ट्रांग करते हुए लग रहे थे, और धीरे धीरे जब हुमायूं को बाहर निकाल दिया इंडिया से, तो तभी अपनी आर्मी को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही रिफॉर्म इस्तेमाल किए थे, रिफॉर्म लाए थे। डिस्पेंस्ड ट्राइबल लेवीज अंडर ट्राइबल चीफ्स। ट्राइबल लेवीज वगैरह होती थी जो ट्राइबल चीफ्स के अंडर होते थे। रिक्रूटेड, उन्होंने सोल्जर्स को डायरेक्टली रिक्रूट किया था, और ईच सोल्जर को कुछ डिस्क्रिप्टिव रोल दिया जा रहा था, जिसको छेरा बोला जा रहा था। ठीक है, हर एक डिस्क्रिप्टिव रोल को रिकॉर्डेड भी किया जाता था। हर एक सोल्जर्स के पास एक हॉर्स भी दिया जाता था, जो
जो हॉर्स ब्रांडेड होते थे, मतलब उनके ऊपर ब्रांड किया जाता था, इंपीरियल साइन एक धब्बा लगा लगा जाता था हॉर्स में, जिसको दाग बोला जाता था। ठीक है, ये किस वजह से होता था कि कोई भी इन्फीरियर, वो जो हॉर्स वगैरह लाते थे, काफ़ी बार वो इंपोर्ट करके हॉर्स लाते थे और इसके लिए बहुत पेमेंट वगैरह किया जाता था। तो ताकि वो जो दाग लग रहा था, वो जो धब्बा लग रहा था उनके ऊपर, ताकि कोई इन्फीरियर क्वालिटी हॉर्स को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट ना किया जाए। इसी रीजन के वजह से, क्योंकि वो आर्मी स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली एक राजा का रूलिंग भी उतना स्ट्रांग होगा, उस राजा को सब डरेंगे। अगर आर्मी नहीं स्ट्रांग होगा तो कोई भी नहीं डरेगा। तो इसी वजह से ना इस तरह की चीज़ें हो रही थी। और जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस को कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो मिलिट्री रिफॉर्म्स थी, उस रिफॉर्म से उन्होंने बोरो किया था। ठीक है, उनकी आर्मी स्ट्रेंथ थी पर्टिकुलरली 1,50,000 कैवेलरी थी उनके पास, 25,000 इन्फेंट्री थी जो कि मैचलॉक और बोज के साथ आर्म्ड हुए थे, मतलब बड़े बड़े धनु तीर ये सारी चीज़ें, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि मुगल साम्राज्य के पास भी थी, बहुत सारी चीज़ें भी वो अडॉप्ट किए थे उन्होंने। 5,000 एलिफेंट्स भी थी और आर्टिलरी भी, बहुत सारे आर्टिलरी थी। उन्होंने कैंटोनमेंट्स डिफरेंट पार्ट उनके एम्पायर के डिफरेंट जगह पे, जिस जगह बहुत ही वल्नरेबल होती थी अटैक करने के लिए फॉरेनर्स, फॉरेन इन्वेडर्स, उस जगह पे पार्ट पार्ट में कैंटोनमेंट्स उन्होंने बनवाया था और स्ट्रॉन्ग गैरिसन भी बनवाया था। गैरिसन मतलब जहाँ पे एक जगह होती थी, जिस तरह की सारीज रेस्टिंग प्लेस होती थी, उस तरह की कुछ जगह होती थी जहाँ पे उनके कुछ सोल्जर्स एकदम वॉचमैन की तरह जगह रहते थे और जो ये डिफाइन करती थी कि ये जगह हमारे रूल के अंदर जाता है, मतलब ये जगह हमारे सूर्य एम्पायर के अंदर जाता है, इसको और कोई अख्तियार नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसको वार की सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ कंडीशन होती है। और जो दीवानी आई अरीज थी, वो थे आर्मी के चार्ज में। तो ये थोड़ी कुछ रिफॉर्म्स थी, मिलिट्री रिफॉर्म। फिर हम देखेंगे जस्टिस सिस्टम किस तरह की उनकी थी। उनके हिसाब से जस्टिस इज द मोस्ट एक्सलेंट ऑफ रिलीजियस राइट। रिलीजियस राइट को दर्शाने के लिए एंड इट इज अप्रूव्ड अलाइक बाय द किंग ऑफ इनफील्ड्स एंड ऑफ द फेथफुल। वो मतलब जस्टिस उनके लिए बहुत ही मायने रखता था। उनको लगता था जो भी रिलीजियस राइट वगैरह होता है वो सब जस्टिस देने के लिए, लोगों के बीच जस्टिस करने के लिए होता है। तो इस तरह की कुछ बिलीफ सिस्टम था उनका। वो बिल्कुल भी जो भी ही डिड नॉट स्पेयर ऑपरेसर्स वेदर हाई नोबल्स, मैन ऑफ हिज ओन ट्राइब और नियर रिलेशंस। अगर कोई भी ऑपरेसर होता है, कोई भी गिल्ट होता है, मतलब किसी के ऊपर कोई किसी के तरह जुर्म करता है, कोई बुरी काम करता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ते थे, वेदर ये उनकी नोबेल भी क्यों ना हो, या फिर उनके ट्राइब के कुछ इंसान ना हो, या फिर कोई भी रिलेशन वगैरह कोई भी हो, वो किसी को नहीं छोड़ते थे। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जस्टिस इंसान थे। क्वाजीज वेर अपॉइंटेड फॉर जस्टिस। जस्टिस देने के लिए जो भी होते थे ऑफिसर, उनको क्वाजीज बोला जाता था। विलेज पंचायत में भी या फिर जमींदार्स पे भी उनके पास भी कैपेसिटी रहता था कि वो सिविल क्रिमिनल केसेस को अपने लोकल लेवल पे हैंडल कर सके। ठीक है, इस्लाम शाह जो कि सक्सेसर थे शेर खान के डेथ के बाद, इस्लाम शाह सक्सेसर आए उनके बेटे, तो उन्होंने भी बहुत ही बिग स्टेप लिया था जस्टिस को डिस्पर्स करने के लिए। उनके जो लॉज को कोडिफाइड होती थी, जो डेफिनेटली इसमें इस्लामिक लॉ में होती है, उसको कोडिफाई करने के लिए कुछ ऑफिसर वगैरह या फिर कुछ लोगों की मददगार होती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस्लाम शाह ने इस चीज़ों को उठा दिया कि उन्होंने वो जो लॉज वगैरह है इस्लामिक लॉज को उनको परमानेंटली ही कोडिफाइड कर दिया, ताकि एक स्पेसिफाई सेक्ट ऑफ पीपल के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। मतलब देखिए, अगर हमारे संस्कृत में कुछ एपिक वगैरह है, ठीक है, जैसा वेद है, उपनिषद है, उनको सिर्फ ब्राह्मण वगैरह जो कि संस्कृत लिटरेचर में बहुत ही अच्छी खासे होते हैं, वही उनको कोडिफाइड कर सकते हैं। हम आम इंसान जो कि संस्कृत की नॉलेज ही नहीं है, वो उसको कोडिफाइड नहीं कर सकता। उसी तरह से इस्लामिक लॉ में जो उर्दू वगैरह में उनके लैंग्वेज में लिखा होता है, वो जनरल पीपल जो उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाते, इलिटरेट होते हैं, वो पर्टिकुलरली उस लॉ के बारे में नहीं जानते होते। तो हर एक बार उस
इस्लामिक लॉ को कोडिफाइड करने के लिए उनको उसी तरह की पर्टिकुलरली सेक्ट ऑफ पीपल के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो इसी वजह से उन्हें परमानेंटली वो एक जर्नल में लिख लिया या फिर एक उनकी बुक निकाल दिया, कोडिफाइड कर दिया, ताकि हर एक बार लोकल लैंग्वेज में, ताकि सबको पता चले कि क्या सही है क्या गलत है, लॉ के हिसाब से जाना है। उन्होंने पावर और प्रिविलेजेस को, नोबल की जो पावर थी, प्रिविलेजेस थी, उसको भी कर्व करने की ट्राई किया। मतलब हर एक पावर एंड प्रिविलेजेस नोबेल के पास हर एक वक्त नहीं रह पाएगा। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको जस्टिस मिलना भी ज़रूरी है, उसको पनिशमेंट मिलना भी ज़रूरी है, ठीक है। उन्होंने सोल्जर्स को कैश में पेड करके कर रहे थे वो। मोस्ट ऑफ द रेगुलेशंस डिस्पर्ड विद द डेथ ऑफ इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के डेथ के बाद जितने सारे उन्होंने कोडिफाइड किया था, रेगुलेशन किया था, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्पर्स्ड हो गई, ख़त्म होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि उसके बाद सूर एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। उसके बाद अकबर भी आ रहे थे, वो अपने राज्य को बहुत ही स्ट्रांगली धीरे धीरे एक्सटेंशन कर रहे थे, तो जिसके वजह से ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे डिस्पर्स होने लगी, ठीक है। अब दोस्तों लास्टली हम देखेंगे उनके टाइम पे आर्किटेक्चर किस तरह की थी, लिटरेचर एजुकेशन किस तरह की थी, और रिलीजियस अफेयर किस तरह की थी। इसके साथ हमारा ख़त्म हो जाएगा सूर्य एम्पायर की कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री के लिए क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, ठीक है। तो आर्किटेक्चर हम देखेंगे, ही वाज ए ग्रेट बिल्डर। सो शेर खान एक बहुत ही अच्छी खासी बिल्डर थे। उन्होंने टॉम्ब उनके लिए सारसाम में बनवाया था, सासाराम में, जो कि एक आर्किटेक्चर की मास्टरपीस है। उन्होंने एक न्यू सिटी बनवाया था ऑन द बैंक ऑफ जमुना रिवर, जो कि दिल्ली के आसपास है, जिसको भेरा सिटी भी बोला जाता था। ओनली ओल्ड, उसका एक ओल्ड फोर्ट है जिसका नाम है पुराना किला, ये ओनली एग्जिस्टिंग कंडीशन में है, बाकी कुछ भी नहीं है। रोहतास फोर्ट, जिसको जो भी उनके टाइम पे बनवाया गया था, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक रिकग्नाइज्ड प्लेस के हिसाब से माना जाता है, जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। लिटरेचर एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक लर्नड मैन थे, मतलब एजुकेटेड थे और बहुत ज्ञानी भी थे, बहुत सारी चीज़ों जानने की इच्छुक भी थे, जिज्ञासु भी थे। तो जो पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी के जो स्टोरी था, जो आपने देखा होगा वो मूवी पद्मावत, उसका जो फाइनेस्ट वर्क हिंदी में हुआ था, जो एपिक लिखा हुआ था उसके बारे में, ऑफ मलिक मुहन्नद जैसी, उनके जो ऑथर थे, इनका नाम थे मलिक मुहन्नद जसीद। जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो चीज़ें लिखा हुआ था वो इसी टाइम पे ही कंपाइल्ड हुआ था, सुर्स एम्पायर के टाइम पे। उन्होंने लिबरल, जो शेर खान थे वो बहुत लिबरल ग्रांट्स वगैरह दे रहे थे बोथ हिंदू एंड मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। उन्होंने स्कॉलरशिप वगैरह भी रखा हुआ था, लिबरल स्कॉलरशिप, जो कि पुअर एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं मदद कर रही थी। उन्होंने लिबरल प्रोविजंस रखा था फॉर द सपोर्ट ऑफ ब्लाइंड, ओल्ड मैन और वीक पर्सन, विडोज, ये सब के सपोर्ट के लिए भी उन्होंने बहुत ही कुछ प्रोविजंस वगैरह भी रखे हुए थे उनके एम्पायर में। फिर हम लास्ट पे चलेंगे, रिलीजियस अफेयर किस तरह की थी। नॉट ए बाइगर्ड इन रिलीजियस पियर, वो एक बाइगर्ड नहीं थे। बाइगर्ड मतलब क्या है, आप आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जिनको लगता है, पर्टिकुलरली आप मान के चलिए बहुत सारे ऐसे मुस्लिम होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे हिंदू कम्युनिटी के लोग होंगे जिनको और एक रिलीजियंस की कुछ भी चीज़ें दिमाग में घुसाना नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम अगर कुछ जानते हैं, हम अगर कुछ कह रहे हैं तो वही सही है, हमारे रिलीजन सही है। वो दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट ही नहीं करना चाहते या फिर करना करना भी नहीं जानते एक्चुअली। तो उस तरह की जो चीज़ें होती थी कि मैं सुपेरियर हूँ, मेरी रिलीजन सुपेरियर है, इस तरह के जो लोग होते थे, शेर खान उस तरह की बिल्कुल नहीं थे। वो हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट करते थे। उसी तरह आप आपने देखा होगा उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमने सराइज जब पढ़े थे, वो डिफरेंट, हिंदू के लिए डिफरेंट टेस्टिंग प्लेसेस, मुस्लिम के लिए डिफरेंट टेस्टिंग प्लेसेस। तो बहुत सारी चीज़ों ना उनकी वर्क एक्टिविटी से पता चलता है वो एक बाइगर्ड इंसान नहीं थे पर्टिकुलरली। नाइदर इस्लाम शाह नॉर शेर शाह, कोई भी उनके जो बेटे सक्सेसर आए वो सब उलेमा के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। जो सही है, जो गलत है गलत है। वो हिंदू कम्युनिटी हो या फिर मुस्लिम कम्युनिटी हो या फिर कोई भी रिलीजियस की कम्युनिटी हो, गलत मतलब गलत, सही मतलब सही, ठीक है।
रिलीजियस स्लोगन्स, उनके हिसाब से जो रिलीजियस स्लोगन्स होते हैं वो जस्टिफाई करते हैं पॉलिटिकल एक्शन को। पॉलिटिकल एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए रिलीजियस स्लोगन्स वगैरह बनवाए गए हैं। जैसे कि एक ट्रीचरियस मर्डर हुआ था और पूरन मल एक एग्जाम्पल उनके टाइम पे, एंड हिज एसोसिएट्स आफ्टर ही हैड वैकेटेड द फोर्ट ऑफ रेजिन इन मालवा ऑन द बेसिस ऑफ ए बाइंडिंग ओथ। क्या मतलब उनके टाइम पे एक बहुत ही बड़ी ये गलती थी, मे बी शेरशाह की एक सबसे ब्लंडर थी लाइफ में कि इस तरह के एक धप्पा लग गया था उनके ऊपर कि उन्होंने एक पूरन लाल और हिज एसोसिएट जो कि बहुत सारे राजपूत वगैरह थे उन पे उनके टाइम पे एक ट्रिचरियस मर्डर उन्होंने किया था, धोखे से उनको मर्डर किया था, जो कहीं न कहीं इस धर्म के बेसिस पे उन्होंने किया था। और वो शायद उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी या फिर बहुत बड़ी उन्होंने धर्म के नाम पे ये सब चीज़ें किया था। लेकिन उनके जितने सारे एक्टिविटीज़ वगैरह है, उनके जितने सारे हमने देखा पढ़ा ट्रेड कॉमर्स में या फिर उनकी पॉलिटिक्स, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कहीं पे रिलीजियस के मैटर को लेकर इतना सीरियस नहीं थे वो, रिलीजियस को लेकर इतना मतलब अंधा नहीं थे वो, ठीक है। जिजिया, लेकिन ये बात भी सही है, तो कहीं न कहीं हिंदू वगैरह होते थे उनके एम्पायर में, उनके लिए भी इतना लिबरल भी वो नहीं थे, क्योंकि अगर लिबरल होते तो वो जिजिया जो होते थे पर्टिकुलरली ब्राह्मण के बीच हिंदू जो लेवीज वगैरह देते थे, रेवेन्यू वगैरह देते थे, उनसे कलेक्ट किया जाता था पर्टिकुलरली हिंदूज वगैरह की, वो भी उन्होंने इसको बैन नहीं किया था, वो भी कंटिन्यू हो रहा था। तो इसके मतलब भी ये हो सकता है कि कहीं न कहीं वो रिलीजियस को इतना स्ट्रांगली नहीं मानते थे, लेकिन कहीं न कहीं इतना भी लिबरल नहीं थे, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीटली सूर एम्पायर की कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए। दस द स्टेट अंडर द सूर्स रिमेन्ड एन अफगान इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द रेस एंड ट्राइब। अफगान रेस एंड ट्राइब के ऊपर बेस करके ये सूर एम्पायर रिमेंड हुआ था। एक्नॉलेज्ड अ शेर खान, शेरशाह सूरी रिकॉग्नाइज्ड, इनको लायन किंग के हिसाब से भी मिडिवल हिस्ट्री इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो जिस तरह की वो बनवा रहे थे उसका लायन किंग, उसका शेर थे वो, ठीक है। इसके हिसाब से उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। उनके चेंज, ए फंडामेंटल चेंज केम अबाउट ओनली विद द इमरजेंस ऑफ अकबर। इनके डेथ के बाद पर्टिकुलरली अकबर आने के बाद उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह थी, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, कहीं ना कहीं वो फीका पड़ने लगा और अकबर की एक नई तरह की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलना शुरू हो गया। तो ये था हमारा सूर एम्पायर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कुछ अगर आपको चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।